नमस्कार, जीके कुछ ट्रैकर में आपका स्वागत है। स्टैटिक जीके पर यह दूसरा वीडियो है जिसमें पिछले वीडियो की तरह काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया है। ये आपके एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं, जैसे एसएससी सीजीएलएस, सीएचएसएल, एमटीएस है, जेई है, जीडी है या फिर अन्य कोई भी वनडे एग्जाम, उन सभी में ये काम आने वाले प्रश्न हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। ठीक है, तो देखिए आप सभी जानते हैं कि मोहनजोदड़ो जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर था जिसकी खोज किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने। ठीक है, राखाल दास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1922 में। 1922 में इसकी स्थिति आपसे पूछी जा सकती है। तो ये जो शहर है ये सिंधु नदी के किनारे स्थित था। किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे। साथ में आपको ये याद रखना है कि ये लरकाना ज़िला है। ठीक है, पाकिस्तान में लरकाना ज़िला है जहाँ पर ये स्थित था। ठीक है, सिंधी भाषा में किस भाषा में? सिंधी भाषा में इसे मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। देखिए सिंध नदी के किनारे है, आप ये समझिए, और ये सिंधी भाषा है। तो आप इससे क्या होगा कि ये कई बार ऐसे पूछा जाता है कि ये किस भाषा का शब्द है, तो आप याद रखेंगे सिंधी भाषा का शब्द है। इसका राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप सभी जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो थे ये नेपाल में एक स्थान था लुम्बिनी, ये उस समय कपिल वस्तु का हिस्सा था। यहाँ पर जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। कब हुआ था ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 563 ईसा पूर्व में। इस प्रश्न का राइट आंसर सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? अगर मौर्य वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका प्रथम सम्राट था, यानी कि मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। लेकिन आपको याद ये पूछा यह गया है कि इसका अंतिम सम्राट कौन था। तो इसका अंतिम सम्राट था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ जो है इसका अंतिम सम्राट था, क्योंकि बृहद्रथ की हत्या उसके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग, ठीक है, पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में, ठीक है, कर दी थी। और उसके बाद में इसने शुंग वंश की स्थापना की। तो ये इसका अंतिम सम्राट था। अगला प्रश्न है हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? देखिए जब हल्दी घाटी की बात करते हैं तो आपको याद रखना है महाराणा प्रताप। कौन? महाराणा प्रताप और अकबर। ठीक है, और कौन था? अकबर। तो महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में ये युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो ये हुआ था 18 जून 1576। ठीक है, इसका राइट आंसर बी है। हालांकि इस युद्ध में महाराणा प्रताप को इतिहास पराजित बताता है, जो भी हो, लेकिन ये जो है इनके बीच में ये युद्ध होता है और 1576 की ये घटना है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन फतेहपुर सीकरी में ऐतिहासिक स्मारक नहीं है? देखिए यहाँ पर बुलंद दरवाज़ा है, इबादत खाना है, पंचमहल भी है, लेकिन अगर हम बात करें गोल गुंबद की तो ये यहाँ पर स्थित नहीं है। ये स्थित है बीजापुर कर्नाटक में। अगला प्रश्न है अंग्रेजों ने किस सन में, या ये मिस्टेक हुई है, अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? देखिए अगर पंजाब की बात करें तो ये अंग्रेजों से दूसरा जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, कब हुआ था? 1848-49 में। तो ये जो है इस युद्ध में सिख हार जाते हैं। उसके बाद में जो महाराजा दिलीप सिंह रहते हैं उनको इंग्लैंड भेज दिया जाता है। तो 1949 में ही ये जो है पंजाब वाले राज्य पर कब्जा कर लेते हैं। तो राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है चार्ल्स विल्किंस का भागवत गीता का अंग्रेजी का संस्करण पहले किस वर्ष में प्रकाशित किया गया था? देखिए आप सबसे पहले तो आप ये याद रखिए कि जो भागवत गीता है इसका जो अंग्रेजी में अनुवाद किया था चार्ल्स विल्किंस ने किया था। लेकिन अब वहीं बात करें अगर हम फारसी की, तो फारसी में किया था दारा शिकोह ने। ठीक है, तो ये जो फैक्ट है इसे याद रखेंगे। और ये जो चार्ल्स विल्किंस ने पहली बार कब किया था? तो इन्होंने किया था 1785 में। इसका राइट आंसर है वी। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था? नील आयोग की स्थापना जो है अंग्रेजी शासन ने कब की थी? 1860 में की थी। इसके जो पहले अध्यक्ष बनाए गए थे एस सीटन कर बनाए गए थे। तो इसका राइट आंसर
क्या है? सी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था। उन दो देशों में एक चीन था, दूसरा देश कौन सा था? तो दूसरा देश था ब्रिटेन। ठीक है, राइट आंसर इसका ए है। ये युद्ध हुआ था 1839 से 1842 के मध्य। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा कहाँ से ली गई है? तो देखिए, जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा है, ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 से ली गई है। ठीक है, कब हुई थी? 1789 में हुई थी। ये भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा के रूप में जाना जाता है? तो देखिए, जो पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है उसका नाम है शुक्र। क्या नाम है? शुक्र। राइट आंसर है इसका शुक्र। जो शुक्र है ये पृथ्वी के आकार, घनत्व और व्यास में लगभग समान है, इसीलिए इसे क्या कहा जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। साथ में ही आपको याद रखना है कि इसे सुबह का तारा और शाम का तारा ये भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो ग्रेनाइट की बात करें तो ये जो है आग्नेय चट्टानों का उदाहरण है। राइट आंसर इसका सी है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को सूर्य की पराबैंगनी विकिरण से कौन सुरक्षित रखता है? तो ये आप सभी जानते हैं कि ये जो है समताप मंडल में पाई जाने वाली ओजोन की परत, ये जो है हमें पराबैंगनी विकिरण से बचाती है। इसका राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, चियापास का पठार ये किस देश में स्थित है? चियापास का पठार मैक्सिको, विशेष करके दक्षिणी मैक्सिको में। ठीक है, मैक्सिको के दक्षिणी हिस्से में ये पठार पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर के द्वारा इनमें से कौन से दो जल निकाय आपस में जुड़े हुए हैं? तो स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है, ये आपसे पूछा गया है। ये जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से। ठीक है, या इसका राइट आंसर है सी। अब इस पर जो है 1956 से मिस्र का अधिकार है, मिस्र ने इसका राष्ट्रीयकरण किया है, तो इसका राइट आंसर सी। अगला प्रश्न है, पटाका किस देश की मुद्रा है? तो देखिए, जो मकाऊ है इसकी मुद्रा का नाम है पटाका। ठीक है, इसकी मुद्रा का नाम है पटाका। अगर हम लाओस की बात करें तो लाओस की मुद्रा है किप। ठीक है, क्या है? किप। पनामा की अगर हम बात करें तो पनामा की है बाल बउआ जो है इसकी मुद्रा का नाम है। मैक्सिको की बात करें तो मैक्सिको की मुद्रा का नाम है पीसो। ये कुछ मुद्राएं हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं, ये एग्जाम में बार बार आती रहती हैं, तो इन्हें आप प्रैक्टिस के साथ याद रखें। अगला प्रश्न है, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है? तो देखिए, आप सभी जानते हैं कि भारत और चीन के मध्य में एक रेखा है जिसका नाम है मेक मोहन रेखा। ठीक है, अगर भारत पाकिस्तान की बात करें तो इसके मध्य में स्थित है रेड क्लिफ रेखा, तो इसका राइट आंसर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे नया पर्वत कौन सा है? देखिए, भारत के सबसे नए पर्वतों की बात करें तो सबसे बाद में निर्माण हुआ है हिमालय का। इसका राइट आंसर है वी। अगला प्रश्न है, नेत्रिनी द्वीप कहाँ पर स्थित है? अगर हम नेत्रिनी द्वीप की बात करें तो इसे जो है पिजन द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पिजन द्वीप भी कहते हैं। और इसकी जो स्थिति है ये अरब सागर में लक्षद्वीप जो है यहाँ पर ये स्थित है। अगला प्रश्न है, अलमाटी बांध ये इसका निर्माण जो है किस नदी पर किया गया है? अलमाटी बांध की बात करें तो ये कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। किस नदी पर है? तो ये जो है कृष्णा नदी पर है। ये आपको याद रखना है। और ये जो बना था इसका निर्माण 2005 में हुआ था, ये भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, यहाँ तक भूगोल के प्रश्न थे 10 हिस्ट्री के हम पहले करा चुके हैं, उसके बाद में 20 तक ये भूगोल है। अगले जो 10 प्रश्न आएंगे वह भारतीय संविधान के होंगे, तो चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक से संबंधित प्रावधान किया गया है? तो देखिए, अगर हम आर्टिकल 108 की बात करें तो ये जो है यहाँ पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। इसका राइट आंसर ए है। अगर हम 129 की बात करें, अनुच्छेद 129, तो ये क्या कहता है? सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेखीय न्यायालय है। ठीक है, एक अभिलेख न्यायालय है, तो ये आपसे 129 कहता है। 164 की बात करें तो 164 की बात यह है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, तो ये जो है 164 कहता है। 118 अपने एग्जाम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है।
अगला प्रश्न है भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? तो भारतीय जो संविधान सभा थी उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। पहली बैठक में जो है अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पर जो है अस्थायी अध्यक्ष जो है चुना गया था। अगला प्रश्न है भारत के संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों को प्रतिस्थापित किया गया है? तो आप सभी जानते हैं कि एक समिति थी, स्वर्ण सिंह समिति, जिसकी सिफारिश पर ये जो है मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिए गए और 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 के अंतर्गत रखा गया और इनकी जो संख्या है ये है 11। राइट आंसर इसका बी है। अगला प्रश्न है राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? आप सभी जानते हैं कि राज्यसभा भारत में उच्च सदन को कहा जाता है और इसका जो है इसके लिए जो है 30 वर्ष न्यूनतम होनी चाहिए। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न है धन विधेयक ... में प्रस्तावित किया जा सकता है। धन विधेयक जो है केवल और केवल राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, ये केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है किस अनुच्छेद के अनुसार वैध कारणों के आधार पर राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? तो आप सभी जानते हैं कि जब राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होता है तब आर्टिकल 356 के अनुसार जो है राष्ट्रपति शासन लागू होता है। 360 जो है ये वित्तीय आपात की बात करता है, वित्तीय आपात की बात करता है, तो ये आपको याद रखना है। साथ में आपको याद रखना है 352 जो युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से उत्पन्न होता है तब ये आपात लगाया जाता है। अगला प्रश्न है काफ़ी अच्छा प्रश्न है किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा के आधार पर 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था, जो है मौलिक कर्तव्यों को रूस से शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना? भारतीय महिला आयोग का प्रथम पुरुष सदस्य कौन बना था, ये आपसे पूछा गया है। आप सभी जानते हैं कि जो भारतीय महिला आयोग है, राष्ट्रीय महिला आयोग, ये 1990 अधिनियम के तहत 1992 में स्थापित किया गया था, लेकिन इसके जो प्रथम पुरुष सदस्य बने थे आलोक रावत बने थे। अगला प्रश्न है एकात्मक राज्यों में सरकार सभी सरकारी कार्य करती है। एकात्मक जहाँ राज्य होते हैं वहाँ पर जो भी सरकारें रहती हैं तो वो केंद्र के रूप में कार्य करती हैं। इसका राइट आंसर डी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1947 में किसने सर्वप्रथम केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया था? तो देखिए अगर हम बात करें 1947 की तो उस समय जो भारत के वित्त मंत्री थे, प्रथम वित्त मंत्री माने जाते हैं R.K. षणमुखम चेट्टी, जिन्होंने इसकी जो है बजट को पेश किया था। लेकिन आपको याद रखना है कि जब हमारा भारत गणतंत्र हुआ उसके बाद में 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई पहले व्यक्ति थे जिन्होंने बजट पेश किया था। अगला प्रश्न है आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ को माना जाता है। एडम स्मिथ की एक प्रसिद्ध पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशंस। कौन सी पुस्तक है? द वेल्थ ऑफ नेशंस। ये आपको याद रखनी है, ये आपसे कई बार पूछी जाएगी। अगला प्रश्न है उस बाजार को क्या कहते हैं जहां बहुत कम संख्या में कुछ कंपनियां साथ मिलकर बाजार के बहुमत को नियंत्रित करती हैं? तो देखिए ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं? ऐसी स्थिति को कहते हैं ओलिगोपोली। लेकिन आपको याद रखना है कि जो किसी एक व्यक्ति या एक कंपनी के द्वारा पूर्णत्व जो अधिकार होता है उस कंडीशन को हम कहेंगे क्या? मोनोपोली। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? ठीक है, तो जो भारत की अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था से तात्पर्य है कि यहाँ निजी व्यक्तित्व के साथ साथ, ठीक है, निजी व्यक्तियों के जो स्वामित्व है यानी कि जो मालिक है उसके साथ साथ सरकार की भी अहम भूमिका है। तो ये इसका मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है हमारी अर्थव्यवस्था।
अगला प्रश्न है, भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण ये 1991 में आया था। अगला प्रश्न है, भारत की केंद्र सरकार ने वर्ष 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 1980 की बात करें तो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। कब की बात है? 1969। कितनी? 14 बैंक। ठीक है। अगला प्रश्न है, बिटकॉइन, इथेरियम, मोनारो, लाइटकॉइन ये क्या हैं? देखिए आजकल ये शब्द काफ़ी चर्चा में रहे हैं, तो इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर आपको देखने को मिलेंगे। ये सभी जो है बिटकॉइन, इथेरियम, मोनारो, लाइटकॉइन ये सभी क्रिप्टो करेंसी के उदाहरण हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं? क्रिप्टो करेंसी हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एशिया का पहला स्टॉक एक्सचेंज है? तो आप सभी जानते हैं कि 1875 में भारत का पहला, बल्कि एशिया का पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ओपन हुआ था। तो ये जो है एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। साथ में आपको ये भी याद रखना है, इसके बारे में एक फैक्ट और पूछा जाता है, ये किस रोड पर स्थित है? तो मुंबई में ये दलाल स्ट्रीट पर स्थित है। अगला प्रश्न है, जीएसटी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए अगर हम जीएसटी की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एक समिति थी, विजय केलकर समिति, जिसकी सिफारिश पर जीएसटी को मतलब भारत में 1 जुलाई कब 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट था। साथ में आपको याद रखना है कि ये क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा 1 जुलाई को जीएसटी के दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये फैक्ट सही है। भारत ने कनाडा की दोहरी जीएसटी संरचना को चुना है, ये भी सही है। भारत की जो जीएसटी की प्रक्रिया ये कनाडा से ली गई है। जीएसटी राज्य सरकार के द्वारा संग्रहित नहीं किया जा सकता, ये फैक्ट जो है गलत है, इसीलिए ये प्रश्न का राइट आंसर है। फ्रांस जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश था, तो ये भी फैक्ट में सही है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? तो अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार तो भारत में जो जनसंख्या का घनत्व है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के निर्यात और आयात के संतुलन में डॉट डॉट के रूप में संदर्भित किया जाता है। अगला प्रश्न है, तो इसको देखिए, वस्तुओं के निर्यात और आयात के जो संतुलन है उसको हम क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसका राइट आंसर सी है। यहाँ आपकी भारतीय अर्थव्यवस्था और इकोनॉमी से संबंधित जितने भी प्रश्न थे ये खत्म हो जाते हैं। अगला हम देखते हैं, तो यहाँ जो विविध से संबंधित प्रश्न हैं वो अगले 10 प्रश्न मिलेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे ये। तो चलिए इन्हें शुरू करते हैं। अब पहला प्रश्न है, प्रसिद्ध संगाई महोत्सव पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में आयोजित किए जाने वाला वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है? तो इस प्रश्न का जो है राइट आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सी, यानी कि मणिपुर का। आपको याद इसलिए रखना है क्योंकि जो संगाई है ये संगाई मणिपुर का एक हिरण है। ठीक है, इसी के नाम पर जो है इस उत्सव का नाम रखा गया है, इससे आप याद रखेंगे। और जो हिरण है यानी कि संगाई, ये मणिपुर का राजकीय पशु है। अगला प्रश्न है, ओणम डॉट 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 के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। तो ओणम जो है केरल का सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक त्योहार है। ये विशेष करके अच्छी फसलें जो है उनकी उपज अच्छी हो उसके लिए किया जाने वाला एक त्योहार है। अगला प्रश्न है, राजा रवि वर्मा किस क्षेत्र से प्रसिद्ध थे? राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, तो इनका जो संबंध है ये चित्रकारी से है। अगला प्रश्न है, स्ट्रेट ड्राइव पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए पुस्तकें जो हैं अक्सर एग्जाम में आती हैं, खिलाड़ियों की पुस्तकें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्ट्रेट जो ड्राइव है ये पुस्तक के लेखक सुनील गावस्कर हैं। ठीक है, तो राइट आंसर इसका वी है। अब कमेंट में आपको ये बताना है, क्रिकेट माई स्टाइल। ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल, इसके जो लेखक हैं ये कौन है? ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, क्रिकेट माई स्टाइल, इसके जो लेखक हैं ये कौन हैं? अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, जो हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध थे, कौन? मेजर ध्यानचंद। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को कहाँ पर हुआ था? वर्तमान के प्रयागराज में हुआ था। ठीक है, तो उन्हीं के खेल दिवस को क्या है, 29 अगस्त को ही हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? देखिए, एकमात्र खिलाड़ी है जिन्हें अभी तक भारत रत्न पुरस्कार दिया गया है। और ये कब दिया गया है?
तो ये दिया गया था वर्ष 2014 में। ठीक है, तो ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका नाम है सचिन तेंदुलकर। तो राइट आंसर ए है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? देखिए, यहाँ से जो यूएनओ है, यहाँ से एक ना एक प्रश्न उसके मुख्यालय से लेकर के बनता है प्रत्येक एग्जाम में, तो ये प्रश्न जो है आपको याद रखने होंगे। संयुक्त राष्ट्र विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो ये है जापान के टोक्यो में। ठीक है, इसका राइट आंसर है बी। अगला प्रश्न है, भारत के रॉकेट मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो भारत के रॉकेट मैन के रूप में डॉक्टर के सिवान, इसरो के जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, अभी तो वर्तमान में एस सोमनाथ हैं, इनसे पहले डॉक्टर के सिवान थे, इन्हें रॉकेट मैन के रूप में जाना जाता है। लेकिन साथ में आपको याद ये रखना है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का मिसाइल मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप की जो बात कर रहे हैं ये फुटबॉल का कप है, तो ये फुटबॉल से संबंधित है। आज का अंतिम प्रश्न है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी, ठीक है, नीरी ये कहाँ पर स्थित है? तो अगर हम नीरी की बात करें तो ये है महाराष्ट्र के नागपुर में इसका मुख्यालय स्थित है। इसका राइट आंसर डी है। तो आज के हमारे जितने भी प्रश्न थे काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। ये प्रश्न आपके एसएससी के तमाम एग्जाम्स, साथ में कई अन्य वनडे एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देखें ताकि ये प्रश्न आपको बार बार रटने की ज़रूरत ना पड़े। हो सके तो आप इसको लिख कर रख लें, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो हम इसमें भी डाल देंगे, तो आप उस पर जाकर के इसकी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। जब पीडीएफ आप प्राप्त कर लेंगे तो आप उस पीडीएफ को बार बार रिवाइज करेंगे, इससे ये प्रश्न याद हो जाएंगे, आगे आने वाले आपके एग्जाम में काफ़ी काम आएंगे। लेकिन साथ में आपको हम ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि जितने भी ये प्रश्न हैं आजकल भले ही किसी भी राज्य के आयोग के द्वारा क्यों ना पूछे जाएं, तो उनके लिए भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। जैसे मध्य प्रदेश में आगे आने वाली जेल परीक्षा, वन रक्षक परीक्षा, कृषि विस्तार अधिकारी, या फिर मध्य प्रदेश पीएससी, इन सभी में उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने ये एसएससी और रेलवे के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इन्हें याद रखें और आप इसको कंटिन्यू प्रत्येक दिन इसे सीरीज को देखते रहें। ये सीरीज आपके लिए कंटिन्यू रखी गई है, इसी टाइम पे आपको ये प्राप्त होती रहेगी। तो चलिए मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।